सभी विद्यार्थियों का छवि कैरियर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। देखिए, कोरोना के कारण तो बहुत सारी परीक्षाएं लेट भी हुई हैं और बहुत सारी परीक्षाएं आने वाली भी हैं। इसमें एक परीक्षा है यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित। यूपी ट्रिपल एससी में अब दो परीक्षाएं होंगी, जिसमें एक पहली परीक्षा होगी जिसको हम पीईटी यानी पोस्ट एबिलिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं, और एक मुख्य परीक्षा होगी। पोस्ट एबिलिटी टेस्ट सभी विद्यार्थियों के लिए जो यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित वैकेंसियां हैं उनके लिए होगी, और उसके सिलेबस भी आ चुके हैं, जिसमें हम आज बात करते हैं रीजनिंग की। देखिए, रीजनिंग में अगर हम सिलेबस की बात करें तो रीजनिंग के केवल 5 नंबर के इसमें प्रश्न आएंगे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में। और उस रीजनिंग में जो 5 नंबर के प्रश्न हैं वो संबंधित जो पाठ्यक्रम है उसमें घड़ी है, कैलेंडर है, संबंध है, समूहों से भिन्न अलगाव की स्थिति है, करण एवं प्रभाव है, कोडिंग डिकोडिंग से है, क्रम एवं रैखिक से है, कथन और विश्लेषण निर्णय से है, जिसमें पूर्व अवधारणा संबंधित है। तो इन पाठ्यक्रमों से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। हो सकता है किसी किसी पाठ्यक्रम से क्वेश्चन ही ना आए और किसी पाठ्यक्रम से 1 या 2 क्वेश्चन आए। इसमें आज हम लोग रीजनिंग का ये जो पहला वीडियो है, इसमें हम लोग पहले पाठ्यक्रम से शुरुआत करते हैं। जो पहला पाठ्यक्रम है उसका नाम है घड़ी। अगर हम घड़ी की बात करें तो घड़ी से संबंधित जो प्रश्न कंपटीशन में बनते हैं वो 4 प्रकार से बनते हैं। जो पहला प्रकार से बनते हैं उसमें चित्र पर आधारित, यानी चित्र पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो दूसरा प्रश्न बनता है वो कोण पर आधारित, यानी एंगल पर आधारित पूछे जाते हैं। और जो तीसरा प्रश्न बनता है उसमें समय पे आधारित प्रश्न बनते हैं। और जो लास्ट प्रश्न बनता है उसमें गलती पर आधारित, या जिसमें समय को गलत बताया जाएगा, आपसे सही वाला पूछा जाएगा, या सही बताया जाएगा गलत वाला पूछा जाएगा, इस पे आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम चित्र पे आधारित प्रश्न की बात करें तो चित्र पे आधारित प्रश्न 2 टाइप से होते हैं। जो पहला टाइप है उसमें आपको चित्र पर आधारित जो प्रश्न पूछा जाएगा उसमें आपसे दर्पण प्रतिबिंब के बारे में पूछा जाएगा, यानी एक घड़ी का दर्पण में प्रतिबिंब में कितना बजा होगा इसके बारे में पूछा जाएगा। और अगर हम दूसरा टाइप देखें तो दूसरा टाइप जो पूछा जाएगा उसमें जल प्रतिबिंब पर आधारित पूछा जाएगा, यानी एक तो दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित और दूसरा जो है वो जल प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इमेज पे जो होता है, इमेज पर 2 प्रकार से प्रश्न बनते हैं। एक दर्पण पर आधारित प्रश्न होता है और एक जल प्रतिबिंब पर आधारित होता है। अगर हम कोण की बात करें तो कोण में जैसे हम जानते हैं घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, एक मिनट वाली, एक सेकंड वाली और एक घंटे वाली। इन सुइयों के मध्य किसी न किसी स्थिति में कोण बनते हैं, और इन सुइयों के आधार पर कोण के बारे में पूछा जाएगा, यानी मिनट और घंटे वाले के बीच में कितना अंश का कोण बनेगा, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर हम समय की बात करें तो इसमें कोण दिया होगा और आपसे समय पूछा जाएगा, यानी पूछा जाएगा कि इस कोण पर कितना समय हो रहा होगा घड़ी में। ऐसे प्रश्न बनते हैं। अगर हम गलती पर आधारित है तो इसमें ये पूछा जाएगा कि एक कोई प्लेटफॉर्म रहेगा, वहां पे कोई व्यक्ति पहुंचेगा, समय से पहले पहुंचेगा या देर पहुंचेगा, या गाड़ी 10 मिनट पहले जा चुकी होगी। इस प्रकार से प्रश्न गलती पर आधारित प्रश्न बनते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं इसके जो पहले टॉपिक है, यानी जो टाइप फर्स्ट है उसमें जो चित्र पर आधारित प्रश्न है उनसे शुरुआत करते हैं। जो चित्र पर आधारित प्रश्न है उनसे अगर शुरुआत करें तो सबसे पहले आता है दर्पण पर प्रतिबिंब। अब अगर दर्पण प्रतिबिंब की बात करें तो पहले हम लोग दर्पण के बारे में सीखें। अगर हम दर्पण के बारे में सीखते हैं तो हमें पता है, जैसे हम कोई अक्षर लिखें PRA,
अगर हम इसका दर्पण इमेज बनाएं तो इसका दर्पण इमेज में क्या होता है, जो इस दर्पण के करीब अक्षर होता है उसका प्रतिबिंब उस दर्पण के करीब बनता है, और जो इस दर्पण के सबसे दूर अक्षर होता है इसका प्रतिबिंब सबसे दूर बनता है। और दूसरी चीज ये है कि इसका प्रतिबिंब जब भी दूर बनता है तो एक चीज और समझ में आता है कि इस दर्पण में जो इधर बाएं सिरे पर होता है, जो इधर बाएं सिरे पर होता है उसका इधर बदलाव दाएं सिरे पर होता है। यानी दर्पण प्रतिबिंब जो होता है वो बाएं से बदलकर किधर हो जाता है, दाएं की ओर चला जाता है, और यह दाएं से बदलकर किधर हो जाता है, बाएं की तरफ चला जाता है। ऐसे हम घड़ी में भी सीखेंगे। एक हमने घड़ी बनाई, यानी बदलाव तो दाएं और बाएं से ही होना है। तो हमने घड़ी में बनाया, यहाँ पे 12 लिखा, यहाँ पे 1 2 ये हो गया 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ पे अगर हम सुइयों की बात करें तो सुइयों को रखते हैं तो उससे पहले हम देखते हैं कि अगर इसका बदलाव दाएं से बाएं होना है तो हम एक बीच से लाइन ड्रा करते हैं और हम इसको दो हिस्सों में बांटते हैं। एक दायां हिस्सा होता है और एक क्या होता है, बायां हिस्सा होता है। ये दायां हिस्सा है और ये बायां हिस्सा है। अब जो दायां हिस्सा है और बायां हिस्सा है, दूसरा चीज ये है कि अगर कोई सुई 11 पर होगी तो उसका अगर हम दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो उसका इमेज किस पर बनेगा, 1 पे, क्योंकि इस लाइन के करीब 11 है, इस लाइन के करीब इधर क्या है, 1। इस लाइन से 1 कदम दूर 10 है तो इस लाइन से 1 कदम दूर क्या है, 2 है। इस लाइन से 1 कदम तीसरे कदम पर 9 है तो इस लाइन से तीसरे कदम पर क्या आता है, 9 आता है। यानी इसका मतलब यह है कि जो सुई हमें 11 पर दिखाई देगी, अगर हम उसको दर्पण में देखेंगे तो वो सुई हमें 1 पे दिखाई देगी। जो सुई हमें 10 पर दिखाई देगी, अगर उसका हम दर्पण प्रतिबिंब बनाएं तो सुई हमें 2 पे दिखाई देगी, और जो सुई हमारी 9 पे दिखाई देगी उसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो किस पे दिखाई देगी, 3 पे दिखाई देगी। ऐसे यहाँ पर भी है, इस लाइन के करीब 7 है तो इस लाइन के करीब क्या है, 5 है। तो अगर इस लाइन के करीब 7 है और इस लाइन के करीब 5 है तो हम कह सकते हैं कि 7 वाली जो सुई है उसको हम दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो किस पे बनेगी, 5 पे, और जो 8 वाली सुई है उसका हम दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो किस पे बनेगी, 4 पे। लेकिन बात यह है, अगर हमें घंटे के आधार पर आता है तो हम ये कह सकते थे 11 बजे वाली जो सुई है, 11 बजे पर अगर उसका दर्पण प्रतिबिंब बनाया जाए तो 1 बजेगा, और 10 बजे पर अगर दर्पण प्रतिबिंब बनाया जाए तो 2 बजेगा, 9 बजे पर अगर हम दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं कितना बजेगा, 3 बजेगा। लेकिन क्या हमारे पास उतना समय होता है कि हम इतने फिगर बना सके? तो इसके लिए क्या है कि हमें दिखाई दे रहा है कि अगर हम दोनों का योग करें तो 11 और 1 कितना होता है, 12, 10 और 2 कितना होता है, 12, 9 3 कितना हुआ, 12। ऐसे ही 8 वाली सुई किस पर दिखाई देगी, 4 पे, यानी 8 4 12। 7 वाली सुई किस पे दिखाई देगी, 5 पे, यानी 7 और 5 कितना होगा, 12। लेकिन एक चीज ध्यान देंगे, जो 12 वाली सुई है अगर उसको हम दाएं और बाएं में बदले तो वो सुई न दाएं तरफ दिखाई देगी न बाएं तरफ दिखाई देगी, यानी 12 वाली सुई 12 पर ही दिखाई देगी और 6 वाली सुई 6 पर ही दिखाई देगी। लेकिन अगर इसको वाटर प्रतिबिंब बनाते तो वाटर प्रतिबिंब में क्या होता है कि जो दाएं बाएं में बदलाव नहीं होता है, उसका ऊपर और नीचे, यानी जो सुई ऊपर दिख रही है वो सुई कहाँ दिखेगी, नीचे दिखेगी। तो जल प्रतिबिंब में 12 वाली सुई 6 पे दिखेगी, लेकिन अगर हमें दर्पण प्रतिबिंब बनाना है तो 12 वाली सुई 12 पे ही दिखेगी और 6 वाली सुई 6 पर ही दिखेगी, यानी 6 वाली सुई 6 पर ही दिखेगी। तो हमें एक बात समझ में आ रहा है कि इन दोनों का योग कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। अगर इन दोनों का योग 12 आ रहा है तो 12 ही इसका उत्तर बता सकता है। ऐसे जैसे अगर 12 आ रहा है तो 12 कैसे उत्तर बता सकता है, जैसे हमें कह दिया गया
8 बजे हैं। अब 8 बजे का दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो हमें क्या लाना है, 12 लाना है। तो 8 में क्या जोड़ा जाए कि 12 हो जाए, तो 8 4 12, यानी 8 बजे का दर्पण प्रतिबिंब कितना बजेगा, 4 बजेगा। अगर हमें यहाँ पे 7 बजा हुआ लिया है, अब इसमें 7 बजे का दर्पण प्रतिबिंब बनाना है तो क्या लाना है, 12। तो कैसे क्या करें, क्या जोड़े, 5 जोड़े, 7 और 5 कितना होता है, 12, यानी 7 बजे का दर्पण प्रतिबिंब 5 बजे का और 8 बजे का दर्पण प्रतिबिंब 4 बजे का। अगर यही सवाल आपका मिनट और घंटे पर आधारित हो जाए तो आप लोग भली बात समझते होंगे कि 12:0 को हम 11:60 लिख सकते हैं। अब 11:60 लिखें तब भी 12 बजे हैं और 12:0 लिखें तब भी 12 बजे हैं। अब इसमें कैसे सवाल आएगा, जैसे मान लीजिए कि आपके दर्पण में प्रतिबिंब में 3:45 हुए हैं, यानी एक घड़ी में 3:45 हुए थे। तो आपसे पूछा गया कि बताइए उसका दर्पण प्रतिबिंब बताइए। तो हम ये देखेंगे कि इसका योग 11:60 हो जाए या इसका अंतर 11:60 हो जाए। तो हम अंतर निकालेंगे, 10 में से 5 गया कितना होता है, 5, 5 में से 4 गया कितना होता है, 1, और 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। तो 9 बजकर कितना बजेगा, 15 मिनट, यानी 3:45 का दर्पण प्रतिबिंब 9:15 होगा। ठीक, अच्छा देखिए 11 में अगर 3 घटाएंगे तो 8 बचेगा, यानी 8:15 होगा। ऐसे हम एक और देख लेते हैं, जैसे हमें कह दिया गया 2:40 हुए हैं, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाइए। हम कहेंगे 11:60 में से 2:40 घटाएं, देखिए क्या आएगा, 0, 6 में से 4 गया कितना आएगा, 2, और 11 में से 2 गया कितना बचेगा, 11 में से 2 गया 9, यानी यहाँ पे 9:20 होगा, यानी 2:40 का दर्पण प्रतिबिंब 9:20 होगा। और इस पर आधारित सवाल आते हैं, इसको भी देखेंगे। तो सवाल देख लेते हैं, जैसे 4:48 हुए हैं। अगर इससे पूछा जाए हमें कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो हमें पता है उसका योग दोनों का 11:60 हो, या तो हम अंतर निकाल लें इसका, 4:48 घटाते हैं, यानी 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, और यहाँ पे 11 में से अगर 4 जाएगा तो 7 बचेगा, यानी इसका उत्तर आ गया 4:48 का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं, कितना बचता है, 7:12। और देखें अगर हमें 8:50 दिया गया है और आपसे पूछा जाए किसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो हम घटाएंगे किससे, 11:60 से घटाएंगे, घटाते हैं 8:50 घटाएंगे, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, और 8 में से यानी 11 में से 8 जाएगा तो आपका 3 बचेगा, यानी 3:10 आएगा इसका उत्तर। अब इस सवाल को थोड़ा सा और कठिन बनाने के लिए अगर कह दे कि 3:45 सही 2/5, 3:45 सही 2/5 का दर्पण प्रतिबिंब बनाइए। तो यहाँ पे हमें 11:60 में से 60 में से ये घटाना थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा। इसके लिए क्या है कि आप ऐसे कर सकते हैं, 11
आप 60 को 2 भागों में कह सकते हैं, 59 प्लस 1, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमें कहीं संख्या लिखी है 1 सही 2/5 तो इसका अर्थ होता है 1 प्लस 2/5। अगर कहीं लिखा हुआ है 45 सही 2/5 तो इसका अर्थ होता है 45 प्लस 2/5। तो हम जानते हैं, इसको लिख लेंगे 3 45 प्लस 2/5। अब हमें घटाना आसान हो जाएगा, यानी 11 है, 11 में से अगर 3 की बात करें तो 11 में से अगर 3 जाएगा तो 8 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पे 2/5 है, अगर हमें 1 से घटाना है तो हम डायरेक्ट घटा सकते हैं, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, ये 3 बटा कितना है 5। यानी कोई भी बटे वाली संख्या है उसको हम 1 से घटाना है, जैसे हमें कह दिया जाए 1/17 है और इसको 1 से घटाना है तो कितना बचेगा, तो हम कहेंगे 17 में से 1 गया, कितना बचा 16, 16/17। यानी हर वाले को अंश से घटा लें तो हमें पता चल जाएगा उसको 1 से घटाने पर कितना बचेगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8:14 सही 3/5 मिनट। एक सवाल और देखेंगे। जैसे लिखा है 2:40 सही 2/5 मिनट को दर्पण प्रतिमे में बदलिए। तो इसको हमने बताया कि 11, 60 को हम ऐसे लिखेंगे 59 प्लस 1 और यहाँ पे लिखेंगे 2:40 प्लस 2/5। अब 11 में से अगर 2 जाएगा तो 9 बचता है, 9 में से 0 गया 9, 5 में से 4 गया ये, प्लस 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, 3/5। यानी इसको लिखेंगे 9:19 सही 3/5 मिनट। यानी हमसे प्रश्न में पूछा जाएगा कि 2:40 सही 2/5 मिनट का दर्पण प्रतिबिंब बनाए, तो इसका उत्तर होगा 9:19 सही 3/5 मिनट। एक सवाल और देखेंगे, जैसे 4:55 सही 2/5 मिनट लिखा है या 2/3 मिनट लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा है, सभी सवाल को ऐसे ही करेंगे। तो इसका हमें दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, तो इसको दर्पण प्रतिबिंब बनाना है तो हम ऐसे घटाएंगे 11 59 प्लस 1 4 55 प्लस 2/3। अब यानी कि 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा, प्लस यहाँ पे अगर हम घटाएंगे तो बचेगा 3 में से 2 जाएगा 1/3 और यहाँ पे हम अगर घंटे को घंटे में घटाएंगे तो 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा। यानी इसका उत्तर हो जाएगा 7:04 सही 1/3 मिनट। तो इस प्रकार हम दर्पण प्रतिबिंब के सवाल बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब हम दूसरा टाइप देखते हैं जिसमें वाटर प्रतिबिंब आता है, यानी जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब में क्या बनने की कंडीशन है, जिससे क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। देखिए, जल प्रतिबिंब जो होता है उसका अर्थ होता है कि कोई अगर मान लीजिए P है तो इसको हम ऐसे लिखें तो ये होता है दर्पण प्रतिबिंब। लेकिन जल क्षैतिज, तो ये क्या होता है कि अगर कोई क्षैतिज में है तो उसको ऊर्ध्वाधर में बदलना, या ऊर्ध्वाधर है उसको क्षैतिज में बदलना। तो इसमें क्या होता है, ऊपर वाला सिरा नीचे आ जाता है और नीचे वाला सिरा ऊपर आ जाता है। यानी इसका जो परिवर्तन होता है ऊपर से नीचे की ओर होता है जल प्रतिबिंब में,
और दाएं से बाएं जो परिवर्तन होता है वो दर्पण प्रतिबिंब में होता है। जैसे बनाएंगे 12, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 11, 10, 9, 8, 7। अब यहाँ पे हमें जो भी संख्याएं बदलनी है वो हमें ऊपर से नीचे की ओर बदलनी है। अगर हमें ऊपर से नीचे की ओर बदलने हैं तो इसको हम ऊपर से नीचे की ओर दो भागों में विभाजित करते हैं। ये दो भाग हो गए। फिर वही रूल अपनाएंगे, जो पास वाली संख्या है वो पास बनेगी, जो दूर वाली संख्या है वो दूर बनेगी। अब पास वाली संख्या, जैसे कोई संख्या है 2 पर सुई है तो उस 2 पर सुई है तो इसके जो ऊपरी सिरे पर है तो उसका प्रतिबिंब नीचे सिरे में बनेगा, तो इसके करीब में कौन है 4 पे। यानी अगर घड़ी में 2 पर सुई होगी तो उसका वाटर प्रतिबिंब 4 पे बनेगा। अगर वही सुई 1 पे होगी तो वो प्रतिबिंब 5 पे बनेगा। ऐसे हम देखेंगे, अगर कोई 10 पे है तो उसका प्रतिबिंब देखेंगे 9 के करीब है, यानी संख्या इस लाइन के करीब है तो इस लाइन के यानी 8 पे बनेगा। कोई सुई 11 पे है तो इसका प्रतिबिंब किसमें बनेगा 7 पे बनेगा। और कोई सुई 12 पे है तो इसका प्रतिबिंब किसमें बनेगा 6 पे बनेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि दर्पण प्रतिबिंब में 6 का और 12 का परिवर्तन नहीं होता था। लेकिन अगर हम इसको जो जल प्रतिबिंब में देखते हैं तो जल प्रतिबिंब में 6 और 12 का परिवर्तन होता है। दर्पण प्रतिबिंब में 9 और 3 का परिवर्तन नहीं होता था। लेकिन अगर 9 और 3 का परिवर्तन हो जाता था, 9 और 3 का परिवर्तन 9 वाली सुई 3 पे दिखाई देती थी, लेकिन जल प्रतिबिंब में 9 और 3 का परिवर्तन नहीं होता है। तो एक चीज हमें कॉमन आ रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब में 6 और 12 वाली सुई का परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जल प्रतिबिंब में 6 और 12 वाली सुई का परिवर्तन होता है। दर्पण प्रतिबिंब में 9 और 3 का जो है परिवर्तन होता था, लेकिन जल प्रतिबिंब में इसका परिवर्तन नहीं होता है। इस सवाल को भी कैसे आसानी से लगाएं, तो एक फार्मूला है जो है उसके आधार पर लगा सकते हैं। यानी कोई भी समय दिया गया हो तो उसको हम 18:30 में घटा दें, तो इससे हमें ये वाला सवाल आ जाएगा। तो इसमें हम 18:30 से घटाएंगे, उसमें हम लोग 12 बजे से घटाएंगे। 18:30 को हम अगर मिनट में बदले तो 17:90 कहेंगे, 17:90। अब देखें, जैसे में प्रश्न आता है जिससे में 2:30 हुए हैं, इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, 18:30 से घटाएंगे 18:30, 2:30। जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। इसके बाद करते हैं तो 18 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 16, यानी 16 बज रहे होंगे। अब 16 बज रहे होंगे तो उसका सही में अगर आंसर दें तो हम जानते हैं कि 13 वाली सुई जब 13 बजते हैं तो उसमें कितना बजता है 1। हमें 16 का आंसर पता करना है तो 16 बजेगा तो कितना हो जाएगा, तो हम जानते हैं 13 में अगर है 14 में 2 बचेगा, 15 में 3 बचेगा और 16 में कितना बजेगा 4 बजेगा, यानी 4 का गुणा बजेगा। तो इसका मतलब ये है कि इस समय अगर हमें पूछा जाए क्वेश्चन में कि 2:30 हो रहे हैं और उसका जल प्रतिबिंब कितना बजेगा, तो उसको 4:0 यानी आंसर लगाएंगे। एक सवाल और देखेंगे, जैसे 5:30 हो रहे हैं, मान लीजिए 5:40 हो रहे हैं और यहाँ से पूछा है कि इसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो हम 18:30 से नहीं घटाएंगे, किससे घटाएंगे 17:90। 18:30, 17:90 एक ही है। 17:90 से घटाएंगे 5:40, यहाँ पे 0 आएगा, 9 में से 5 4 जाएगा, 5 बचेगा
और 17 में से अगर 5 जाएगा यानी 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा 1, यानी 12:0 यानी हम इसको 0:50 कह सकते हैं या 12:50 कह सकते हैं। तो इस समय कितना बजेगा 12:50। सेम प्रक्रिया जैसे हम लोग दर्पण प्रतिबिंब में लगाते थे, मिनट के सेकेंडों के आंसर देते थे, वैसे यहाँ पर भी करेंगे। जैसे हमसे पूछा जाएगा 3:40 सही 2/3 हुए हैं, इसका जल प्रतिबिंब बनाइए। तो सेम प्रक्रिया बनाएंगे, हम लोग 70 वाला लेते हैं, यानी 17 वाला 70 17 और हम 90 को हम 89 + 1 लिख सकते हैं। अब इसको हम 3 में भी घटाएंगे, 40 + 2/3। अब 2/3 को अगर हम 1 से घटा रहे हैं तो इसका आंसर आएगा 1/3। अब देखिए 9 में से 9 आएगा, 8 में से 4 जाएगा 4 आएगा, 49 आएगा और 7 में से 4 जाएगा 3 आएगा 14 आएगा। अब 14 बजना का मतलब होता है कितना बजेगा 2:49 सही 1/3 यानी 3:40 से ही 2/3 का उत्तर क्या आएगा 2:49 सही 1/3। एक सवाल और देखते हैं। एक सवाल और देखते हैं। जैसे लिखा है 23:0 हो रहे हैं और आपसे पूछा गया कि इसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो हम 23:0 को सीधे 18:30 से नहीं हटाएंगे। इस 23 वाली संख्या को हम इसमें 12 की जो घड़ी होती है उसमें हम बदलेंगे, यानी 12 से ऊपर कोई संख्या होगी, जिससे 13 मान लीजिए कोई सवाल आ जाए 13:40 हो रहे हैं। अब इसका हमें जल प्रतिबिंब बनाना है या दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, दोनों में एक ही चीज करेंगे समझ में। जैसे 23:0 हो रहे हैं, इसको हम 11 के फॉर्म में करेंगे तो हम कहेंगे 11:0 हो रहे हैं। और 13:40 हो रहे हैं तो इसको हम 11 के फॉर्म में करेंगे तो हम कहेंगे कि इसका 1:40 हो रहा है। अब अगर ये सवाल आता है कि आपसे जल प्रतिबिंब का, तो हम क्या करेंगे जल प्रतिबिंब के लिए 18:30 से 11:0 हटा देंगे। यहाँ पे 30 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा और ये कट जाएगा, यानी 7:30। लेकिन अगर यही सवाल आ जाता है हमसे क्वेश्चन में कि इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो हम इसको सवाल को 11:60 से घटाते हैं। अब 11:60 से घटाएंगे तो हम जानते हैं 11 में 0 आएगा, यानी 60 मिनट, यानी 12:60 हुआ, यानी 1 बज रहे होंगे लगभग। अगर इसको भी ऐसे घटाएंगे तो हम 11:60 घटा देंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये आएगा 10, यानी 10:20 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब के सवाल कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको इसके कोण पर आधारित प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।